Today I will start the portion of cytoplasmic structure which we also call cell organelle. So our first cell organelle is endoplasmic reticulum. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वर्ड की मीनिंग हमारे पास है। एंडो का मतलब है इनसाइड, प्लाज्मिक का मतलब है साइटोप्लाज्म। रेटिकुलम का मतलब है नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन। हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर जो एक नेटवर्क जो है वो हमारे पास बिछाया गया है और वो नेटवर्क हमारे पास है मेम्ब्रेन का, तो उसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन फाउंडेड थ्रू आउट द सेल। ये मेम्ब्रेन का एक सिस्टम है जो सेल की थ्रू आउट फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू द साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन जो है थ्रू आउट सेल में हमारे साथ मौजूद है। प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। ये बात तो हमारे पास क्लियर है कि यूकैरियोटिक सेल वो होता है जिसमें हमारे पास सारे वो ऑर्गेनेल मौजूद होते हैं जो हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंडेड हो। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एक मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। तो ये हमारे पास जितनी भी यूकैरियोटिक सेल है उसमें मौजूद है। एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। और ऑलरेडी ये भी हमने बताया है कि प्रोकैरियोटिक में हमारे पास जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है वो इसमें एब्सेंट है। तो ये था हमारे पास एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब हम ये पढ़ते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर क्या है, इसके स्ट्रक्चर में हमारे साथ कौन से एलिमेंट्स हैं और इन एलिमेंट की हमारे पास डिफिनीशन क्या है और इन एलिमेंट के दरमियान डिफरेंशिएशन क्या है, इसको हमारे लिए बहुत ज़्यादा समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी स्ट्रक्चर में जो एलिमेंट्स है उसमें सबसे पहले है सिस्टर्नी, दूसरी हमारे पास है वेसिकल और तीसरी हमारे पास है ट्यूब्यूल्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि साइटोप्लाज्म जो रेटिकुलम है इसकी स्ट्रक्चर में सिस्टर्नी जो है वो क्या है। नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो ट्यूब लाइक है, मतलब ये मेम्ब्रेन बाउंडेड है और इसकी इनसाइड हमारे पास जो है एक कैविटी मौजूद है और ये बहुत ज्यादा नैरो है, पतला है। राइबोसोम आर अटैच्ड टू इट। हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये पार्ट है सिस्टर्निया, तो ऑलवेज इस सिस्टर्निया को हमारे पास जो राइबोसोम है वो अटैच होंगे। इट इज फॉर्म्ड बाय अ बल्ज इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये स्ट्रक्चर किस तरह बनता है, ये स्ट्रक्चर ज्यादातर हमारे पास न्यूक्लियस के करीब होता है। तो हमारे पास जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उससे एक बल्ज टाइप स्ट्रक्चर निकलता है और वो बल्ज टाइप स्ट्रक्चर फिर हमारे पास इस सिस्टर्निया की फॉर्मेशन जो है वो करता है। अब हम इसको डायग्रामेटिकली ड्रा करेंगे। These are unbranched and lumen is narrow। ये जो स्ट्रक्चर है सिस्टर्नी, ये जो है हमारे पास अनब्रांचेस है, ये ब्रांचेस में डिवाइड जो है वो नहीं हुई है और इसकी जो इंटरनल कैविटी है वो बहुत ज्यादा नैरो है, पतली है। क्लोज टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये सिस्टर्निया जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये हमारे पास साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस की करीब है। लेट्स सपोज हम इसका एक डायग्राम ड्रा करते हैं। अगर ये हमारे पास है एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये मैंने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का एक पोर्शन जो है वो ड्रा किया, तो इस हमारे पास ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इससे एक बल्ज निकलता है जिसको हम प्रोट्रूजन भी कहते हैं। ये बल्ज टाइप स्ट्रक्चर जो है ये इससे निकलता है और ये बल्ज टाइप स्ट्रक्चर जो है ये फिर सिस्टर्निया की फॉर्मेशन करता है। इस तरह के स्ट्रक्चर फिर हमारे साथ बनते हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सिस्टर्निया जो न्यूक्लियस के करीब है। अगर इधर हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास न्यूक्लियस के करीब होगा। और दूसरी बात हमने ये की कि इसका जो ल्यूमन है वो बहुत ज़्यादा नैरो होगा, बड़ा नहीं होगा। इसमें जो इंटरनल कैविटी है ये हमारे पास बहुत ज़्यादा नैरो होगी और ये जो है ब्रांचेस में कन्वर्ट नहीं होगा, ये एक अनब्रांच स्ट्रक्चर होगा। तीसरी बात हमने ये की थी कि इसको हमारे पास राइबोसोम जो है वो अटैच होंगे। तो इस तरह इस सिस्टर्नी को हमारे साथ
इसकी मेम्ब्रेन जो है इसको हमारे साथ एक प्रोटीन के थ्रू इसको हमारे साथ राइबोसोम जो है वो अटैच होंगे। तो इस तरह का एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो हमारे साथ न्यूक्लियस के करीब है, तो इसको हम कहते हैं सिस्टर्नी। तो आपको इस सिस्टर्नी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरा, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर में हमारे पास जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है वेसिकल्स। वेसिकल जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारे पास स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। स्फेरिकल स्ट्रक्चर में मीन एक राउंड स्ट्रक्चर है। आल्सो राइबोसोम इज अटैच। इस ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है, तो इसको भी हमारे साथ राइबोसोम जो है वो अटैच होते हैं। एंड ल्यूमन डायमीटर इज लार्जर। इसका जो ल्यूमन है, इसकी जो कैविटी है वो थोड़ी हमारे साथ बड़ी है। क्लोज टू सिस्टर्निया। ये स्ट्रक्चर जो है ये इस सिस्टर्निया के इर्द गिर्द हमारे साथ पाए जाते हैं। ये इस तरह की स्ट्रक्चर है हमारे साथ स्फेरिकल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और इसको भी हमारे साथ राइबोसोम जो है ये अटैच है। इसकी ल्यूमन जो है इनसाइड कैविटी थोड़ी लार्ज है, और सराउंडेड इसकी भी हमारे साथ राइबोसोम जो है अटैच है। ये स्ट्रक्चर जो है हमारे साथ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो सिस्टर्निया है इसकी इस साइड में भी पाई जाती है, इस साइड में भी पाई जाते हैं। जब हम ये एलिमेंट को डिस्कस करेंगे तो इसके बाद हम इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो भी हम ड्रा करेंगे। तो ये था हमारे पास वेसिकल्स। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड एलिमेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उसको हम कहते हैं ट्यूब्यूल्स। दीज आर ब्रांच स्ट्रक्चर। हमने सिस्टर्निया में कहा कि वो ब्रांचेस में कन्वर्ट नहीं हुआ है, लेकिन हमारे पास ट्यूब्यूल जो है वो ब्रांचेस में कन्वर्ट हुआ है। विदाउट राइबोसोम, इसको राइबोसोम अटैच नहीं है। ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो पार्ट है जिसको राइबोसोम अटैच नहीं है। क्लोज टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये स्ट्रक्चर जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नजदीक है। जिस तरह सिस्टर्निया हमारे साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के करीब था, तो ये स्ट्रक्चर हमारे साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब है। द ल्यूमन इज वाइडर एज कंपेयर टू सिस्टर्निया। सिस्टर्निया के साथ अगर हम इसको कंपेयर करें तो इसकी जो हमारे पास कैविटी है वो उसकी बनिस्बत हमारे साथ लार्ज है। ये स्ट्रक्चर जो हमारे पास है ये सिस्टर्निया से हमारे साथ बनता है। जब हमारे पास ये बल्ज हमारे पास सिस्टर्निया को बनाती है, तो ये सिस्टर्निया फिर हमारे साथ ट्यूब्यूल्स को बनाती है। और ये हमारे साथ इस तरह सिस्टर्निया से बनता है। जब सिस्टर्निया अपने राइबोसोम को लॉस करता है तो उससे हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम ट्यूब्यूल्स कहते हैं। तो ट्यूब्यूल्स में हमारे साथ राइबोसोम नहीं होता, और इसी तरह हमारे साथ सिस्टर्निया में राइबोसोम जो है वो अटैच होता है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रा करूं तो इसका जो ल्यूमन है वो हमारे पास है इसी तरह। ये स्ट्रक्चर जो है ये हमारे साथ ब्रांचेस में कन्वर्ट हुआ है। इस तरह का जो स्ट्रक्चर हमारे साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है जिसको राइबोसोम अटैच नहीं है, और इसकी जो इंटरनल कैविटी है वो बनिस्बत इस हमारे पास सिस्टर्निया की लार्ज है, तो इसको हम ट्यूब्यूल्स कहते हैं। नेक्स्ट हम इन एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है हम एक कंबाइंड जो स्ट्रक्चर है वो ड्रा करेंगे। तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। So now I will combine those elements and I will construct the structure of endoplasmic reticulum. अगर आप देखें तो ये हमारे पास है न्यूक्लियस, और ये इस न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो हमने ये बताया था कि इस न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन से हमारे पास एक बल्ज की फॉर्मेशन होगी, एक आउटवर्ड बल्ज हमारे पास बनेगा जिसे हम प्रोट्रूजन भी कहते हैं। तो ये हमारे पास है वो बल्ज, और ये बल्ज जो है ये हमारे पास सिस्टर्नी की फॉर्मेशन करेगा। तो वो ट्यूब्यूल्स जो हमारे पास बहुत ज़्यादा नैरो है और उसमें ब्रांचेस नहीं है और जो न्यूक्लियर के करीब है, तो इस पोर्शन को हम कहते हैं सिस्टर्नी।
ये वो पोर्शन है हमारे पास जिसको हमारे साथ राइबोसोम्स भी अटैच है। हमने ये भी बताया था कि इसका जो इंटरनल हमारे पास कैविटी है जिसको हम ल्यूमन कहते हैं, तो वो ल्यूमन हमारे पास नैरो है, पतला है बनिस्बत ट्यूब्यूल्स के। उसकी जो अंदर कैविटी है वो हमारे साथ इसकी निस्बत हमारे साथ वो लार्ज है। दूसरी बात हमने ये की थी कि दूसरा एलिमेंट हमारे पास है वेजिकल। हमने बताया था कि वो वेजिकल जो है वो ज्यादातर सिस्टर्नी की अराउंड है और बहुत ज्यादा थोड़ी जो वेजिकल है वो हमारे पास ट्यूब्यूल्स के अराउंड है। तो इस तरह की हमारे साथ स्पेरिकल वेजिकल इससे सराउंडेड है। और हमने ये भी बताया था कि हमारे साथ जो ये वेजिकल है इसको भी हमारे साथ राइबोसोम्स अटैच है। जो हमारे पास स्पेरिकल शेप के है। तो इसी तरह ये था हमारे साथ सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल वेजिकल का स्ट्रक्चर। दूसरा हमने बताया था कि हमारे पास कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर है जो ब्रांच है और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हमारे साथ करीब है, और इसकी जो ल्यूमन है, जो इसकी इंटरनल कैविटी है, उनमें जो स्पेस है वो बनिस्बत सिस्टर्नी की लार्ज है। अगर आप देखें तो इसके अंदर स्पेस जो है ट्यूब्यूल्स की बनिस्बत हमारे साथ लार्ज है, तो इसको हम कहते हैं ट्यूब्यूल्स। तो ये था हमारे पास ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस तरह का स्ट्रक्चर जो है ये हमारे साथ थ्रू आउट साइटोप्लाज्म में हमारे साथ मौजूद है। फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन हमने उसका एक थोड़ा सा पोर्शन जो है वो ड्रा किया। इसी तरह हमारे साथ थोड़ी वेजिकल जो है वो हमारे साथ इस ट्यूब्यूल्स के अराउंड भी है। लेकिन अगर यह हमारे पास कुछ वेजिकल सराउंडेड होंगे तो वो वेजिकल हमारे पास विदाउट राइबोसोम होंगे। जिस तरह के हमारे साथ ट्यूब्यूल जो है उसको भी राइबोसोम अटैच नहीं है, तो इसी तरह हमारे साथ इसके अराउंड जो वेजिकल्स होंगे तो उनको भी हमारे साथ जो है राइबोसोम जो है वो अटैच नहीं होगा। तो ये है हमारे पास ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम पढ़ते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हमारे साथ टाइप्स क्या है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हमारे पास टू टाइप्स है। इस एक हमारे पास है RER और दूसरा हमारे पास है SER। RER का मतलब है हमारे पास रफ, और S का यहाँ हमारे पास मीनिंग है स्मूथ। तो एक हमारे पास है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा हमारे पास है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम अब दोनों के दरमियान डिफरेंशिएशन करेंगे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास वो है जो जो हमारे पास मेड होगा, बना होगा सिस्टर्नी से। उसमें हमारे पास ज्यादातर जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो पोर्शन होगा जो हमारे पास है सिस्टर्निया। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो बना होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वो पार्ट से जिसको हम कहते हैं ट्यूब्यूल्स। इस पार्ट से हमारे साथ बना होगा। दूसरी बात, क्लोज टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये हमारे पास जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा वो न्यूक्लियस के करीब होगा। जिस तरह सिस्टर्निया भी न्यूक्लियस के करीब है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसी सिस्टर्निया को हम कहते हैं, तो वो भी हमारे साथ न्यूक्लियस के करीब है। अगर आप देखें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्लोज टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब होगा। इसी तरह ये हमारे पास ट्यूब्यूल्स है, तो ट्यूब्यूल्स भी हमारे साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब है। राइबोसोम अटैच ऑन सरफेस, इसका जो सरफेस है मेम्ब्रेनियस बॉडी है, इसकी सरफेस को हमारे साथ राइबोसोम जो है वो अटैच होंगे, इसीलिए हम इसको रफ कहते हैं। और इसको हमारे साथ राइबोसोम जो है वो अटैच नहीं होंगे। ऑलरेडी ये बात हमने की है कि ट्यूब्यूल्स को राइबोसोम अटैच नहीं होते, नो राइबोसोम, और इसको हमारे साथ राइबोसोम अटैच होंगे। प्रोटीन सिंथेसिस एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं और इस प्रोटीन को भी फिर हमारे साथ ट्रांसफर करते हैं। ये क्यों प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं? क्योंकि इसको राइबोसोम अटैच है और राइबोसोम का सिर्फ एक ही फंक्शन है कि प्रोटीन को सिंथेसिस करना। इसी तरह हमारे पास जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका हमारे
साथ जो फंक्शन है वो है लिपिड सिंथेसिस। ये हमारे साथ लिपिड की फॉर्मेशन करती है और लिपिड को फिर दूसरी सेल्स में या सेल की इंटरनल ऑर्गेनेल में उसको हमारे साथ ट्रांसपोर्ट करती है। तो अब रही बात कि सेल में हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा या सेल में हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, तो ये हमारे पास डिपेंड करता है। अगर हमारे पास ऐसी सेल्स है बॉडी में जो स्पेशलाइज्ड है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, तो उसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। अगर हमारे साथ वो सेल है जो स्पेशलाइज है हमारे पास कैल्शियम सिंथेसिस के लिए, जो स्पेशलाइज है हमारे पास डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, तो उन सेल में हमारे पास स्मूथ सेल होगा। ये हमारे पास डिपेंड करेगा। इसी तरह हमारे बॉडी में जो फाइब्रोब्लास्ट सेल है, तो उसमें हम उस सेल में हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, तो उन सेल में हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसी तरह हमारे पास जो एडिपोज सेल है, जितनी भी पेट सेल है, तो उनमें हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा है, क्योंकि वह हमारे साथ जो है लिपिड्स की रिक्वायरमेंट है। इसी तरह डिटॉक्सिफिकेशन लीवर के जो सेल है उसमें भी ज्यादातर हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्योंकि हमारे पास वह जो है डिटॉक्सिफिकेशन होती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक की बहुत ज्यादा हमारे साथ फंक्शन है, लेकिन हमने यह थोड़ी अकॉर्डिंग टू आवर कोर्स थोड़ी इसकी फंक्शन हमने पढ़ी। अब हम ये पढ़ते हैं कि कॉमन फंक्शन क्या है इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, कि सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो इसका ओवरऑल कॉमन फंक्शन क्या है। अगर वो स्मूथ है और रफ है इस पर डिपेंड नहीं है, लेकिन एक कॉमन फंक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या हो सकता है। प्रोवाइड फ्रेमवर्क टू द सेल। ये एक जाल की तरह इस तरह सेल में फैला हुआ है, तो इस सेल को ये एक फ्रेम जो है ये प्रोवाइड करता है। Endoplasmic reticulum help in the transfer of information from nucleus to other organelle and or other cells। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये न्यूक्लियस को अटैच है, तो न्यूक्लियस में जितनी भी इंफॉर्मेशन है तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ही थ्रू सेल में इंटरनल भी जो ऑर्गेनेल है उनमें भी ट्रांसपोर्ट होता है और दूसरी सेल को भी ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड टू गोल्जी बॉडीज। इसी तरह अगर हमारे पास एक वेजिकल है और वो हमारे पास सिस्टर्निया को अटैच है, तो ये वेजिकल हमारे पास गोल्जी बॉडी में जाएंगे और इस प्रोटीन्स को वहां ट्रांसफर करेंगे। इसी तरह अगर हमारे साथ ट्यूब्यूल से एक वेजिकल जाता है तो उसमें हमारे साथ लिपिड की सिंथेसिस होगी, तो ये गोल्जी बॉडी को लिपिड जो है वो ट्रांसफर करेंगे। इस तरह इसमें और भी बहुत ज्यादा कंसेप्ट है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर कोर्स हमारे लिए ये इनफ है। So we successfully explain endoplasmic reticulum, and the next video I will explain Golgi bodies.